कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुलकर और वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता है। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान प्रदीप सिंह जी रूस की तरीके से। सर बहुत स्वागत आपका। दीपक चौरसिया साहब आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं कई दिनों के बाद। विजय लक्ष्मी के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज विजय लक्ष्मी बहुत सारे रहस्योद्घाटन करने जा रही हैं। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि देखिए, बीजेपी पर खूब बात हो गई कि बीजेपी 240 लोकसभा में पाने के बाद कैसे बदली, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, दिल्ली का चुनाव उसने कैसे जीता, अपनी गलतियों से सबक लिया। तो ये सारी बातें हो गई। बात आज थोड़ी कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की करेंगे। इसका क्या भविष्य है? कांग्रेस के पास भी कोई प्लान है क्या? आगे बढ़ने के लिए कोई रणनीति है क्या? इसकी हम लोग बात करेंगे। चर्चाएं चल रही, कांग्रेस में कुछ फेरबदल होने वाले हैं। क्या ये वैसे फेरबदल होंगे जिससे वाकई कांग्रेस कोई ठोस कदम आगे बढ़ा पाएगी? इसकी हम लोग जो है आज बात करेंगे। और उसके बाद आने वाले जो कुछ चुनाव हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। जैसे इस साल बिहार का चुनाव है, अगले साल बंगाल में, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, पुडुचेरी में चुनाव है। ये बड़े चुनाव हैं। कांग्रेस का स्टेक है इन चुनावों में, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। सर एक डेटा मैं भी देख रहा था कि 2014 में मोदी जी के आने से पहले या उसी वक्त बीजेपी की देश में 8 राज्यों में सरकार थी, कांग्रेस की 14 राज्यों में सरकार थी 2014 में। आप ये तो कह सकते हैं ना कि राहुल गांधी ने एक सेंस में पार्टी इनहेरिट की है। जब 2014 में खुलकर राहुल गांधी का प्रोजेक्शन हुआ, उसके बाद से माना गया कि भाई अब राहुल गांधी का युग आया कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसलिए मैं 2014 का कट ऑफ मान रहा हूं। अब बीजेपी 2014 के 8 राज्यों से आज 21 राज्यों में है। एनडीए के साथ, एनडीए की सरकार कह लीजिए, 21 राज्यों में वो सरकारों में है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस जो 2014 में, आज से 10 साल पहले 14 राज्यों में थी, आज 3 राज्यों में है, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना। तो बीजेपी कहाँ से कहाँ गई, कांग्रेस कहाँ से कहाँ आई। और ये सारे पूरे 10 साल राहुल गांधी के हैं। इसमें कोई छिपी बात नहीं है कि राहुल गांधी ही लीड कर रहे हैं। तो और अब ये दिल्ली का जो चुनाव हुआ, अब दिल्ली का चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लगातार लोकसभा और विधानसभा में लाकर के 6 या 7 राज्यों में 0 मिल रहा है। और उसके बाद क्या कहते हैं दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कि ये वाला 0 पिछले वाले 0 से अलग है। कहा ना उन्होंने, देवेंद्र यादव ने, ये 0 अलग कैसे है कि हमारे 2.25% वोट पड़ गए। तो भाई आप ऐसे ही पढ़ते हैं, और यही अगर इसी चाल से चलना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो सर मुझे भी मजाक में पूछ रहे थे, कुछ हाथ लगा? शेर पूछ रहे थे, कुछ हाथ लगा? कुछ हाथ लगा? हाँ, शेर 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 जरा 2 लाइन कहिए। 2 लाइन ये हैं कि सल्तनत लुट गई, भगदड़ मची फौज में है, शहर में आग लगी है, बादशाह अपना मौज में है। बादशाह मौज में है? नहीं, बादशाह अभी कोई स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज तो नहीं हुई है कांग्रेस में दिल्ली चुनावों की। लेकिन जो ईगल एक कांग्रेस का ग्रुप बनाया है, एम्पावर्ड ग्रुप, उसको जिम्मेदारी की गई है कि बाइफिकेट करें, कास्ट कॉम्बिनेशन क्या था, कितना वोट परसेंटेज किस सीट पर आया और क्या नहीं आया, और फिर एक रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस आला ईगल ग्रुप है कोई कांग्रेस में? ईगल है, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स अभी बनाया है, जिसमें अजय माकन है। उसका बेसिकली एब्रिविएशन ईगल है। तो वो बड़े नेता है उसमें, अजय माकन है उसमें, नितिन राउत है उसमें, काफी सारे बड़े नेता हैं कांग्रेस के। कुल 8 नेताओं की ये टीम है। तो इसका काम है इलेक्शन का पूरा जो है डी कोडिंग ये टीम करेगी। जैसे महाराष्ट्र का सबसे पहला 5 जिस दिन दिल्ली में चुनाव थे, पहली बैठक इस ईगल कमेटी की हुई। इसमें महाराष्ट्र में वोटर का डिलीशन, एडिशन जो भी है, टेक्निकल चीज़ों से लेकर के और किस तरह से पार्टी ने काम किया, कहाँ वोट परसेंटेज बढ़ा घटा, ये सारी जो चीज़ें हैं, इलेक्शनरिंग को पूरा ये ईगल जो है ये देखेगी। और फिर किसी चुनाव से पहले भी काम करते हैं या चुनाव हारने के बाद ही काम करते हैं? अब ये ईगल तो अभी बनाया है। अब इस बार तो चुनाव हारने के बाद भी कोई स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कोई नहीं हुई। केंद्रीय नेतृत्व ने कोई फीडबैक नहीं दिया। हारे आप, महाराष्ट्र हारे आप। दिल्ली तो कांग्रेस पार्टी उल्टा खुश इसलिए थी कि हमने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, हमने आम आदमी पार्टी को हरा दिया। अब कांग्रेस को लगता है कि 5 साल बाद अब हमारे लिए जमीन बन गई, अब हम संगठन भी खड़ा कर लेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनके नेता तो लीगल बैटल्स में है, वो वहां कमजोर हो जाएंगे। हमें मौका मिलेगा 5 साल, संगठन पे काम करो और अपने आप खुश है लोग दिल्ली के रिजल्ट से, लिटरली खुश हैं।
मतलब इतने खुश हैं कि बस मिठाइयां बांटने, पब्लिक में मिठाइयां ना बटी हों, पर अंदर अंदर जो था कि ठीक है हमने अपने एक चैलेंजर को हरा दिया, अब 5 साल के बाद अपना कुछ नहीं देख रहे, क्या मिला अपना हमें? कुछ नहीं देख रहे। अपना कांग्रेस ने इस इलेक्शन में, अगर आप कहें दिल्ली के इलेक्शन में, अपना कुछ नहीं देखा। उनका पूरा फोकस जो है, अगर आप सीटें भी देखेंगे, एक सीट था वहां से एक उम्मीदवार थी, वो मुझे बार बार हमें टिकट नहीं मिल रही है, ये वो फला ढिमका, और मैंने बहुत मेहनत की है, ये वो। बाद में एक दिन अचानक से पता चला उन्हें टिकट मिल गई। तो कैसे टिकट मिल गई? क्योंकि जो सामने उम्मीदवार था आम आदमी पार्टी का, वो उनकी बिरादरी का था। तो इसलिए आम आदमी, जो कैंडिडेट को टिकट नहीं मिल रही थी, जो जद्दोजहद कर रहा था, उसको भी टिकट मिल गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट ये उम्मीदवार बेहतर तरीके से काट रहा था, क्योंकि जाति सेम थी। हालांकि जमानत जब्त हो गई इस कैंडिडेट की भी, जैसे बाकी 67 की जब्त हुई, इनकी भी जब्त हुई, लेकिन इन्होंने थोड़ी सेंधमारी की, और जो सीट आम आदमी पार्टी 3 बार से जीत रही थी वो हार गई। क्योंकि ये बात वाला ये सच है ना कि कांग्रेस लड़ी थी आपके वोट काटने के लिए। कांग्रेस इस बार तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के वोट काटना, और 7% तक इनको था कि 7% तक अगर हम अपना वोट बैंक लेके जाते हैं तो कांग्रेस ये जो चुनाव है इसमें बीजेपी को बढ़त मिलेगी और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। 7% का वोट टारगेट था, लेकिन जो कांग्रेस का बहुत ऑप्टिमिस्टिक धड़ा था, वो 10 से 12% लेकर के जाने की उम्मीद कर रहा था। उसमें उसको लग रहा था कि 10 से 12% अगर कांग्रेस को आएगा तो 1-2 सीटें भी आ जाएगी और वोट बैंक भी बढ़ेगा। अब जैसे वाल्मीकि, कांग्रेस ने कोई उस तरह से सोशल इंजीनियरिंग भी नहीं करी अपना वोट बैंक वापस लेने के लिए भी। अगर आप देखेंगे, वाल्मीकि जो है दलितों में एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का होता है। अब मेरी किसी से बात हो रही तो कहते अगर वाल्मीकि हमारे पास आता तो संदीप दीक्षित को कम से कम 10,000 वोट तो पड़ता, नई दिल्ली में जिस तरह का कास्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो सो कॉल्ड दलितों में भी जो कांग्रेस का वोट बैंक है, खासतौर से वाल्मीकि वोट बैंक है, वो नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने कोई उस तरह की सोशल इंजीनियरिंग भी वहां पर होती हुई नहीं नजर आई। तो ये चुनाव तो पूरा था कि वोट फीसदी वहां पर लाया जाए जहां पर आम आदमी पार्टी हराएगी, आम आदमी पार्टी हार जाए। और एक एक सीट अगर आप देखोगे सौरभ, तो वो घेराबंदी जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की ही की गई। आप लड़ाई ये सोच के कि हमें बस किसी तरह ये आफत भगानी है, इसके बाद जो है हम सोचेंगे। अब आप कैंपेन का हाल सोचिए सर दिल्ली में। मैं तो एक पोस्ट आई हुआ, उसमें 2 इनके नेताओं के बयान देख रहा था दिल्ली पर। दोनों प्रोमिनेंट लोग हैं, चले नाम नहीं लेते। एक ने कहा एक इंटरव्यू में कि उनसे पूछा कि भाई आप लोग तो लड़े ही नहीं, आखिरी हफ्ते में तो आप लोग के एक्टिव हुए हो। तो उनका जवाब ये था कि देखिए दिल्ली में 1 हफ्ते का ही कैंपेन होता है। दिल्ली में मैं आपके घर के सामने अगर हर रोज़ ढोल बजाऊंगा ना, आप इरिटेट हो जाओगे। दिल्ली में कैंपेन यही हफ्ते 10 दिन का ही होता है। हमने इसलिए सोच समझ के छोटा कैंपेन रखा था। और एक दूसरी बड़ी प्रवक्ता जो है वो यही कह रही थी कि हमारी तैयारी कमज़ोर थी, हमने टाइम से अपना कैंपेन शुरू नहीं किया, हमने उतना जोर नहीं लगाया, हमारे बड़े नेता निकले नहीं। मतलब ये हाल है। और मैं कह रहा हूँ कि दोनों बड़े लोग थे। दूसरी एक चीज, 2014 में एंटनी कमेटी ने कहा था कि मुस्लिम अपीजमेंट जो है वो कांग्रेस को भारी पड़ा। लोकसभा चुनावों की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, एंटनी उसके चेयरपर्सन थे, उस कमेटी का सबसे बड़ा टेक अवे यही था। और दिल्ली के चुनाव अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 18 से 19 सीटें, खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की अगर आप रैली देखेंगे, राहुल और प्रियंका की 17 से 18 हुई होंगी, खरगे साहब की 2-3 हुई होंगी। मेजर फोकस जो था वो मुस्लिम एरिया था। मुस्तफाबाद एकमात्र ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां पर राहुल और प्रियंका दोनों के प्रोग्राम तो घूम फिर के वहीं पहुंच गए ना। तो ये से 10 साल पहले आपकी हार का जो पोस्टमार्टम किया गया कांग्रेस की कि आपके ऊपर मुस्लिम पार्टी होने का टैग लग रहा है, आप हिंदुओं से थोड़ा दूर जा रहे हो, आप 10 साल के बाद फिर वहीं खड़े हो, आप वही काम कर रहे हो। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुस्लिम सीटों पर ही जो है वो फोकस था। मेजर जो बड़ी लीडरशिप थी उसका मेन फोकस मुस्लिम सीट्स ही थी। कैंपेनिंग के लिहाज से तो आपको वो नजर आएगा। वो कांग्रेस को थोड़ा अपना जो मुझे लगता है बेसिक जो है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ नई चीजें सोचनी पड़ेंगी, लेकिन वो ट्रेडिशनल धरे पर ही चलती हुई नजर आती है। तो वो बेसिक क्या है जो बदलना पड़ेगा कांग्रेस को? ये पूछिए क्या क्या बदलना पड़ेगा, क्या है नहीं। पहली बात तो जो कई 14 की एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, उसके बाद हुआ क्या उस पर, उसको वर्किंग कमेटी में रखकर उस पर चर्चा भी नहीं हुई। कोई स्टेप लेना, कोई कदम उठाना तो बहुत दूर की बात है। और कांग्रेस का यही रवैया रहा। सवाल यह है कि 14 क्यों हारे, फिर 19 क्यों हारे, या फिर 2022 में जो हाल हुआ उत्तर प्रदेश में वो क्यों हुआ। 2 सीटें आई, वो 2 सीटें भी वो जो इंडिविजुअल है उनकी वजह से जीते। तो एंटनी कमेटी ने कहा कि हमारी पार्टी की छवि मुस्लिम परस्त पार्टी की हो रही है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं सिर्फ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी को ही एड्रेस करूंगा। और खराब हो छवि, इसका और क्या मतलब हो सकता है? अगर हम
आपको बताएं कि आपका प्रोग्राम इस वजह से उसमें गड़बड़ी आ रही है, आप कहें कि आप वही मैं करूंगा, तो आपका क्या मतलब हुआ, उद्देश्य क्या हुआ? सुधार तो नहीं हुआ। तो वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये जिसको कहते हैं दिशाहीन, जाना कहाँ है। एक चुनाव में आप जो है भक्त बन जाते हैं, मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, दूसरे चुनाव में आप जो है उसके बाद, चुनाव के बाद जो है हिंदुओं को हिंसक बताने लगते हैं। तो आप तय कीजिए कि आपका रास्ता क्या होगा। जो प्रधानमंत्री ने अभी बजट सेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, इसका जवाब देते हुए पहली बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहा है। अब इसका बैकग्राउंड देखिए। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से ये माओवादी आंदोलन शुरू हुआ, जो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा था। कानू सान्याल और चारू मजूमदार इसके आइडियोलॉग थे जी। उस आंदोलन को इंदिरा गांधी ने कुचल दिया। राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी, लिटरली कुचल दिया, सिद्धार्थ शंकर रे की मदद से। मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के। यह अलग बात है कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी बंगाल से एक तरह से साफ हो गई, लेकिन उस आंदोलन को पनपने नहीं दिया, क्योंकि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ था, इंडियन स्टेट को चैलेंज कर रहा था। आज राहुल गांधी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं? मैंने ये सवाल था, व्हाट डज राहुल गांधी स्टैंड फॉर टुडे? ये तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में भी किसी को समझ में आता होगा। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, भारत में जनतंत्र खतरे में है, आइए हमारी मदद कीजिए, बचाइए। और आप संसद में खड़े होकर किस देश का उदाहरण देते हैं? चीन का। चीन का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना? भारत की अर्थव्यवस्था को आपको नीचा दिखाना है, तुलना करनी है, बहुत से देशों से कर सकते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था जो आज यहां तक पहुंची है, वो अधिनायकवाद के कारण, लोगों के दमन के कारण उसकी नींव पर खड़ी है। आपको दुनिया में कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मिली जिसका उदाहरण दे सके। तो आप बताइए, आपका जो वर्कर है, देखिए नेता की बात सुनता है वर्कर टॉकिंग पॉइंट के लिए। असली से चर्चा, उसकी जो बहस होती है, वो गली में, नुक्कड़ में जो है, चाय की दुकान पर जब वो बैठता है, तब हमारे नेता ने क्या बोला, दोनों तरफ से या तीनों तरफ से जितनी भी पार्टियों के लोग हों, उनमें चर्चा होती है। आपका नेता, मतलब कांग्रेस का नेता, क्या बोलेगा, कार्यकर्ता क्या बोलेगा कि हमारा नेता क्या चाहता है, देश किस दिशा में जाए। सो विजन क्या है उसका? विजन क्या है, आगे क्या करना चाहता है? तो आप इस तरह का कोई विजन तो दे नहीं पा रहे हैं। आप 14 में एक तरह से प्रोजेक्ट किए गए, 19 में तो बाकायदा प्रोजेक्ट किए गए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो आपको कहीं तो रुककर सोचना पड़ेगा कि क्या वजह है कि लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। वो वजह नहीं ढूंढ रहे, वो वजह, वो उनका मानना है कि दूसरे जिम्मेदार हैं। Exactly. मेरे अलावा सब जिम्मेदार। जब दिल्ली का इलेक्शन चल रहा था, पीक पर वोटिंग होने वाली थी, नतीजा आने वाला था, उस वक्त वो महाराष्ट्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और महाराष्ट्र के चुनाव की हार का वो जो सारा निष्कर्ष निकाल पाया, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने इतने लाख लोग जोड़ दिए, गलत जोड़ दिए, और इनकी और वो भी संख्या 3 बार बोली, तीनों बार अलग अलग संख्या। उसका तो सारा डेटा आ गया कि वो जो उन्होंने कहा था कि 39 लाख लोग जो हैं 5 महीने में जोड़ दिए गए, वो हर बार जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, हमेशा ऑलमोस्ट उतनी ही तादाद में इलेक्टोरल रोल्स में लोगों के नाम जोड़े गए। 2004 से लेकर के अब तक का। और जहां जुड़े हैं वहां ज्यादातर सीटों पर जो है एमवीए जीता है। तो दो बातें आपके पास, जैसे मैंने कहा व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि भाई मेरा नेता, मुझे पता होगी मेरे नेता का विजन ये है, तो मैं उसको नीचे ले जाकर के बात कर सकता हूं ना। आज आप किसी बीजेपी समर्थक से बात कीजिए तो वो आपको 36 बातें बताएगा, मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, मोदी का मतलब ये, मोदी का मतलब हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, ये है, वो है, पाकिस्तान की बैंड बजा दी। उसके पास कहने के लिए कुछ है। राहुल गांधी के कार्यकर्ता के पास क्या है बताने के लिए? मेरा नेता क्या चाहता है? उनका नेता क्या चाहता है उनको ये भी नहीं पता। नेता पार्टी को क्या कहना चाहता है वो इसको लेके भी कंफ्यूज है। और राहुल गांधी की राजनीति जो अभी तक की रही है, वो कभी हाँ कभी ना की रही है। आज आपने कह दिया कि मैं करूँगा, कल आपने कह दिया कि मैं ये नहीं करूँगा, इससे ये हो जाएगा। तो वो एक पुरानी कहावत है ना, गंगा किनारे गंगा दास, जमुना किनारे जमुना दास।
दिल्ली आपने बड़ा एग्रेसिवली शुरू किया, तो क्यों सहयोगियों के कहने के बाद आप 4 कदम पीछे हटे, फिर 3 कदम आगे गए? आपकी एंटनी कमेटी में, बहुत पुरानी आपको बात बताता हूं, जब मैं एक बहुत रिपोर्टर के तौर पे कांग्रेस कवर किया करता था, तो किसी इलेक्शन में हार या जीत हो जाती थी, उनकी तुरंत कमेटी बन जाती थी। तो कांग्रेस ही कहते थे, सर कमेटी बनी है ना, सोएगी भी, बैठेगी भी, कभी कभी जागेगी, ज़्यादातर खाएगी। तो उनकी कमेटी यही काम करती हैं। आप बताइए, एक परिवारवाद के ऊपर मीरा कुमार की कमेटी थी, और मीरा कुमार जो है वो खुद परिवारवाद का एक बड़ा एग्जाम्पल थी, वही उस कमेटी की चेयरमैन थी। तो ऐसे कई सारी एग्जाम्पल आप कांग्रेस के अंदर देखेंगे। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी इस वक्त जो है 2014 के बाद भारत की राजनीति बहुत ज़्यादा बदली है। अब राजनीति में आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं हो सकते, आपको 24/7 राजनीति करनी और राहुल गांधी अभी भी नहीं कर रहे। वो अब राहुल गांधी ना कर रहे हैं और ना करना चाहते हैं, ना करने की इच्छा रखते हैं, इच्छा भी नहीं रखते, करने की क्षमता भी नहीं, और ना करने की क्षमता है। ये चारों चीजें जोड़ लीजिए। और अगर करना ही नहीं चाहते तो फिर क्षमता हो ना हो तो फर्क ही नहीं पड़ता। आपने करना चाहें और करने की क्षमता, दोनों में अलग अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। सर ने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन यहां पर क्या सिचुएशन है कि उनको ये लगता है कि बाय डिफॉल्ट जो एंटी मोदी वोट बैंक है वो एक दिन उनके साथ आएगा, मुसलमानों का एक पूरा अपने आप ही हो जाएगा, उनके साथ आएगा, जिस दिन मोदी से उब जाएंगे उस दिन मैं बाय डिफॉल्ट चुनाव जीत जाऊंगा। 2004 में जी रहे। कांग्रेस 2000 हम घर बैठे थे, 2004 में सरकार बन गई, ऐसी बनी ना, ऐसी बनी। दूसरा उदाहरण वो देते हैं कि देखिए 1984 में बीजेपी की 2 सीटें आई थी, उसके बाद आज देखिए कहाँ है, आज कहाँ है। तो हमारे दिन भी फिर जाएंगे, हमारे भी दिन फिरेंगे। कोई ना कोई चमत्कार होगा, उनको अभी भी ऐसा लगता है। मुझे लगता है एक तो जो कंसिस्टेंसी की बात कही वो है, लेकिन मैक्रो में शायद वो देखते हैं। देखिए भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने मेहनत तो बहुत की, हमने भी की, उसके साथ कवर की उनके साथ। सुबह 5 बजे यात्रा चलती थी और उतना चलना दिन में 22-25 किलोमीटर वो रहता है। राहुल गांधी ये जो उन्होंने किया फिजिकली भी हार्ड वर्क था, उसको करना भी मुश्किल था, लेकिन जो कंसिस्टेंसी की बात आपने की ना कि एक स्टैंड कभी ले लिया, जैसे गुजरात का इलेक्शन था 2018 वाला, उसमें बहुत मंदिर राहुल गांधी घूमे। और अगर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की बात करें तो कांग्रेस का सबसे बेहतर इलेक्शन वो था, इतना पास आई। एनसीपी शायद 11 सीटों पर जितने वोट एनसीपी को पड़े उतने वोटों से ही कांग्रेस ने वो चुनाव हारा था। तो हर तरीके से आइडियोलॉजी वाइज या जो भी था, एक हिंदुत्व का, सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आगे बढ़ी, लेकिन फिर उससे डिदर हो गए। फिर वहां गए, कैलाश गए, मानसरोवर गए, केदारनाथ गए, लेकिन फिर डिदर हो गए। अच्छा, मैंने आपसे बार-बार एक सवाल, जब भी आप शो में आई मैंने आपसे जरूर पूछा है कि भाई राहुल गांधी किसकी सुनते हैं? ठीक है, आजकल हम केवल केसी वेणुगोपाल का नाम सुनते हैं कांग्रेस में, जो जनरल सेक्रेटरी, आपने जीएसओ, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो है, वही है इस वक्त, वही राहुल गांधी की आवाज है, वही राहुल गांधी की आवाज है। बेसिकली कोई भी चीज, कोई भी काम अगर केसी वेणुगोपाल कह देते हैं किसी मीटिंग में, अगर वीटो उन्होंने लगा दिया तो माना जाता है कि ये राहुल गांधी का वीटो है। वो खुद नहीं कह रहे हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल जो कहते हैं वो माना जाता है कि राहुल गांधी का उसमें समर्थन है या ऑल्टर ईगो है। तो केसी वेणुगोपाल भी वही है, एडवाइजर भी वही है। राहुल गांधी उनकी बहुत सुनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के साथ, चाहे वायनाड हो या जहां भी हो, वो वहां पर दिखते हैं। तो ये जरूर है कि जो पावर केसी वेणुगोपाल के पास ऑफिशियली ना हो, वो पावर्स उनके पास हैं। तो कभी ये चर्चा नहीं होती कि मतलब पार्टी जिस हालत में है उसी हालत में चले जाए, और जो आदमी इतना पावरफुल है, जो मतलब आपके लीडर को जो सलाह भी दे रहा है और लीडर के कहने पर सब कुछ एग्जीक्यूट भी वही आदमी कर रहा है, तो कभी स्टॉक टेकिंग नहीं होती इस बात की कि भाई इतने सालों में इस आदमी की लीडरशिप में क्या हासिल हुआ? में देखिए सौरभ, अगर आप कांग्रेस के कार्यालय में जाएंगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा आलोचना जो है वो केसी वेणुगोपाल साहब की होती मिलेगी। क्योंकि एक तो लोगों को लगता है कि वो दक्षिण भारतीय हैं, उत्तर भारतीय या हिंदी भाषा को नहीं समझते हैं, उत्तर भारतीयों को मुश्किल होती है उन तक अपनी बात पहुंचाने की। लेकिन अभी आप ऑफ लेट की अगर पॉलिटिक्स देखेंगे तो साउथ पे बड़ा फोकस कांग्रेस का आपको नजर आएगा, खासतौर से 2014 में या फिर 19 में जो कांग्रेस का वोट बैंक था या जो सीटें आई, जो दक्षिण ने कांग्रेस को उस तरह से निराश नहीं किया। तो कांग्रेस की राजनीति पे आपको दक्षिण हावी दिखेगा। उसी का एक हिस्सा केसी वेणुगोपाल हैं, उसी का हिस्सा मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। दोनों दक्षिण भारत से आते
आते हैं तो ये आलोचना जरूर है केसी वेणुगोपाल की, लेकिन क्योंकि दक्षिण पर इतना फोकस कांग्रेस की राजनीति का रहा, इस वजह से उनका एक तरीके से ग्रोथ हुआ। और साथ ही राहुल गांधी का भी अब सारा बहुत ज्यादा फेथ है, ज्यादा साउथ की सोचते हैं क्या? राहुल गांधी का बहुत फेथ है केसी वेणुगोपाल पर। एक किसी बड़े नेता का जो आप ट्रस्ट एक हो जाता है, ठीक है, लेकिन क्या यूपी छोड़ ही दिया है, बिहार छोड़ ही दिया है, गुजरात छोड़ दिया है? नहीं, यहाँ पर तो सब एलायंस के भरोसे चल ही रहा है। यूपी एलायंस के भरोसे चल रहा है, बिहार एलायंस के भरोसे चल रहा है। इंडिया गठबंधन आपको बिहार में होता हुआ दिखेगा, जो दिल्ली में नहीं हो पाया, वो वहां पर होता हुआ दिखेगा। कोशिश अभी देखिए, कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हुई तो कहते हैं कि ये गठबंधन की बैसाखी हमें छोड़नी पड़ेगी, एक दिन अपने बलबूते पे एक चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अपना संगठन वापस लाएंगे, तमाम चीजें होंगी। लेकिन वो प्रैक्टिकली करने, मैं मतलब एक सीनियर मोस्ट टॉप लीडर की बात कर रही हूँ जिन्होंने मुझे ये बात कही, तो जो करने के जिनको लगता है कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, उन्होंने भी कहा कि इतना आसान नहीं है, बहुत सारी निटिग्रिटीज हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। कई राज्य हैं, अब अगर आप यूपी में छोड़ दीजिए समाजवादियों को तो कहीं आप खत्म ना हो जाएं, आप शून्य पे ना चले जाएं। फिर एक ये भी है कि अगर आप में जनता ने दिखाया तो ये भी संभावना है कि आप रिजरेक्ट करें और वहाँ से आप अपना संगठन खड़ा कर लें, तो वो रिस्क लेने की क्षमता नहीं है अभी कांग्रेस में। खत्म ना हो जाए, खत्म तो हुई, यूपी में खत्म ही हो गए थे भाई। 80 में 1 लोकसभा सीट, 403 में 2 विधानसभा सीट। हाँ, तो वो बिल्कुल इसके एकदम नीचे कहां जाएंगे? उनको ये माइनस में तो कोई सीट मिलती नहीं है। नहीं, तो जैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो अब कांग्रेस में एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, हम असर्ट करें। ये जो एंटी इनकम्बेंसी वो है, कर सकता है जिसके पास ताकत होती है, बिना ताकत के आप असर्ट नहीं कर सकते। नहीं सर, लेकिन फिर क्या करें? कांग्रेस की तरफ से भी तो सोचिए ना, बिहार में देखिए, बिहार में अकेले लड़के उसको क्या हासिल है? नहीं, इस तरह से सोचिए तो कभी तो पार्टी खड़ी ही नहीं होगी। जो पार्टियां, अगर अरविंद केजरीवाल ऐसे सोचते कि अकेले लड़के क्या करेंगे, कांग्रेस इतनी मजबूत है, नंबर 2 पर बीजेपी है, हमारी जगह कहां बनती है, ये 2 पार्टी सिस्टम है दिल्ली में, या किसी भी पार्टी को लीजिए। कर्नाटक में बीजेपी का क्या था आज से 15-20 साल पहले? तो जब तक यूपी में कहां थी 2017 से पहले? लगे वहां पर मेहनत करी। 91 में पूर्ण बहुमत आया था बीजेपी का, उसके बाद 2017 में आया, 26 साल बाद। तो ये सर थॉट प्रोसेस कांग्रेस का भी है कि हम शुरू करेंगे, एक बार बैसाखी फेंकेंगे तो हम नेशनल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। अरे सोचने से नहीं हो जाता, शुरू थॉट से प्रोसेस की कांग्रेस मैं जो बात कर है रही हूँ। अभी थॉट प्रोसेस में आ गया है। शुरू से थॉट ही है कांग्रेस वो। जो है गठबंधन की राजनीति के खिलाफ थी। कौन? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, आप पंचमढ़ी का रेजोल्यूशन देखें, आप शिमला वहां का पर एकला resolution चलो देखें। का वो था। हाँ, कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। वो एक्सीडेंट हो गया 2004 में कि बीजेपी 6 सीट पीछे रह गई और कुछ पार्टियां समर्थन करने को कांग्रेस को तैयार हो गई। पहली बार कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई 2004 में। 2009 में उसका फायदा मिला, लेकिन उसके बाद ये 10 साल मिले केंद्र की सत्ता में, आपने पार्टी का संगठन खड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। वही रेवड़ी बांटने का कल्चर, संगठन की बात कर रहा हूं, सरकार की नहीं, कि जो हमारा मतलब क्राइटेरिया क्या है आपका पद देने का, कि जो परिवार के प्रति वफादार है वही जो है। भाई अभी बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव होना है, उससे पहले पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक सारे हर पदाधिकारी का इलेक्शन किया गया ना। कांग्रेस में नहीं होता ही। कांग्रेस में दिखाने की कोशिश होती है। जब राहुल गांधी 2004 में आया तो यही थे ना, डेमोक्रेटाइज करेंगे, प्रजातंत्र लाएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर, प्राइमरीज भी लेकर आए, प्राइमरीज लेकर आए, सब कुछ लेकर आए। लेकिन कांग्रेसी कल्चर एक डिफरेंट कल्चर है। वहां पे क्या होता है कि आप सब कुछ खड़ा हो जाता है, एक इकोसिस्टम वहां पे सब कुछ खड़ा कर देता है। राहुल गांधी अपने हर प्रयोग के अंदर 2014 से 2012 तक फेल हुए। 2013 में वो फिर से वाइस प्रेसिडेंट बने और फिर उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप संगठन पर कोई तो ध्यान देंगे, ये होगा तो ऐसा होगा, वो होगा तो वैसा होगा, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। वो हमारे कहावत है ना, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे, ना अपने संगठन खड़ा करने की, हरियाणा में हुड्डा साहब ने बोला चुनाव हारने के बाद कि मेरा तो संगठन ही नहीं था, मेरे पास ब्लॉक प्रमुख ही नहीं है। मैं एक और 10 बात, साल आप मुख्यमंत्री रहे। मैं एक और बात कह रहा हूं, अशोक गहलोत के हटने के बाद केशव वेणुगोपाल बने थे,
है ना, संगठन के महासचिव। उससे पहले इनसे पहले कौन थे? जनार्दन द्विवेदी। जनार्दन द्विवेदी थे। जनार्दन द्विवेदी के बाद अशोक गहलोत जी बने। ये लोग दिन दिन भर एआईसीसी में बैठे रहते थे। केसी ये वेणुगोपाल लोग आते भी सुबह नहीं से है। रात आते भी नहीं है। तक कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनते थे। तो आते हैं, पर जैसे जनार्दन द्विवेदी जी के टाइम या अशोक गहलोत जी के टाइम रहता था, भीड़ है, लोग मिल रहे हैं, खुला रहता था। वो- अब आधे हिंदी भाषी प्रदेश, दिल्ली का भी आदमी 90% कांग्रेस का जो बेसिक वर्कर है, क्या वो केसी वेणुगोपाल से अंग्रेजी में बात कर सकता है? हरियाणा वाला कर सकता है, उत्तर प्रदेश वाला कर सकता है, बिहार वाला कर सकता है, गुजरात वाला कर सकता है। ठीक है, एक हाई पॉलिटिकल क्लास में ये लोग जाते हैं तो मतलब कांग्रेस में किससे मिल सकते हैं ये? मेरे आज ख्याल एक से वर्कर को कांग्रेस जाना में, हो, किससे मिलेगा वो? नहीं, कांग्रेस में आजकल जो 24 आजकल नंबर कांग्रेस में एक तो एआईसीसी में आपको नेता बैठे मिलते नहीं है। एक जमाना होता था यूपीए के टाइम में, आपको हर कमरे में एक नेता महासचिव जो है वो बैठे मिलते थे। दिग्विजय सिंह जी महासचिव, का एक उसके कमरा बाद होता सचिव। था, सचिव। मोतीलाल वोरा जी का कमरा होता था, अंबिका सोनी जी का कमरा होता था, जनार्दन द्विवेदी के कमरे में तो 3-3 घंटे सर भी गए होंगे। पत्रकार जो है चाय समोसे का दौर चलता रहता था और कुर्सियां कम पड़ जाती थी, दरवाजा खोल तो के ये सब क्या जब तक कुर्सियां- पावर में अशोक आएंगे, गहलोत जब भी पावर में in होंगे तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फॉर दैट मैटर वीरप्पा मोइली साउथ से आते थे, उनके दरवाजे, मीडिया कमेटी के चेयरमैन थे, उनके दरवाजे भी खुले थे। लेकिन इसके पीछे एक वायलार thought रवि, process- उनके दरवाजे भी खुले थे। इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस जो ना बड़ा विंडिक्टिवनेस है मीडिया को लेके कांग्रेस में। जो राहुल गांधी कहते हैं ना, अपना भाषण ही शुरू करते हैं मीडिया को गाली देने अरे यार, से। मीडिया से ना मिलो, तो वही- अपने आदमी से तो मिलो। वही नहीं, वही अपने trickle वर्कर down- से तो उनके मिलो। लिए हर नहीं, मीडिया मैं का कह रही हूँ- आदमी बीजेपी का हाँ, आदमी है। ये कांग्रेस का सबसे थॉट बड़ी प्रोसेस दिक्कत है हो गया है उनकी। सौरभ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। चलो छोड़ो, आप मीडिया, आपको अपना दुश्मन लगता है, आप अपने बल पे खड़े हो, अपने वर्कर की तो सुनोगे ना। वो किसके पास जाएगा? कांग्रेस में सुनने की परंपरा तो जब से हार की सुनाने की। लगातार सुनने की परंपरा कांग्रेस के अंदर कम रही है। एक इकोसिस्टम था जो कांग्रेस को चलाता था। मेरे ख्याल से कांग्रेस की जो खस्ता हाल है उसके सबसे बड़े कारण ये थे कि 2014 से 2019 तक या कोरोना तक कोई एक आदमी जो कांग्रेस के इकोसिस्टम को संभाल के रखता था, जो हर तरह की चीजें करता था, वो थे अहमद पटेल। वो जब से गए हैं कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा वैक्यूम है कि अब एक जैसे overarching figure था। अब जैसे यही सवाल है कि भाई आप गठबंधन में लड़े या अकेले लड़े। ये फैसला कोई अचानक राहुल गांधी को क्लिक कर जाए किस दिन नहीं ये करना है, अगर ऐसा ही होता है तो अलग बात है, नहीं तो कोई मैकेनिज्म होगा ना। बैठेंगे 4 लोग, आपकी सीडब्ल्यूसी है, क्या होता है ये, मतलब कौन सा फोरम है जिसमें ये डिस्कस हो कि भाई हम कहाँ अगले इस चुनाव में अलायंस हमको कैसे कमेटी है approach एक करना चाहिए। कांग्रेस की, जो पूरा अलायंस को लेकर के वो करती है। अभी पता नहीं वो डिफंक्ट है या वो है। तो बेसिकली पहले तो कमेटी यही बनी होता थी, था या you're right। कि अब वो पूछिए लास्ट alliances मीटिंग को- कब हुई थी? तो कमेटी का नाम ही नहीं याद आ रहा। वो लोकसभा से लास्ट पहले- मीटिंग कब हुई थी? यही तो मुझे लगता है दिक्कत है। मैक्रो, जैसे दिल्ली के चुनाव भी देख लेना, आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खरगे, इनकी रैलियां याद होगी, लेकिन माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है? कांग्रेस इस असेंबली को लेकर के कौन सा स्टार कैंपेनर, जैसे आरके पुरम में अगर आपका कोई एक तमिल कम्युनिटी है, या इधर नॉर्थ दिल्ली में महाराष्ट्रन कमेटी, इधर नई दिल्ली में काफी सारी है, मलयालीज जो है इधर मयूर विहार की तरफ काफी हैं, तो ये छोटी छोटी कम्युनिटीज को केटर करने के लिए क्या कोई ऐसी रणनीति अभी है? जरा इंडिया अलायंस की मैं बात करता हूं आपसे। अभी बिहार का इलेक्शन आ रहा है पहला, अब जो अगला टेस्ट होगा अलायंस का वो आरजेडी के साथ आपका अलायंस जो है। बट अब आरजेडी बिहार में इंडिया अलायंस नहीं है, बिहार में महागठबंधन है। अंतर समझिए आप। हाँ, बट ठीक है। अब जब जैसे ममता तो कही चुकी हमें नहीं करना, तो बिहार बंगाल अगले साल बंगाल में होना है इलेक्शन, तो वहां केरल करना में नहीं है। केरल में फिर आमने सामने केरल में लड़ेंगे। फिर आप अकेले लड़ोगे, आमने सामने लड़ोगे, तो वहां भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जैसे आरजेडी के अभी से बातें ये करनी शुरू कर दी कि पिछले चुनाव में हमने आपको बहुत सीटें दी थी, आपका स्ट्राइक नहीं, उसी समय हाँ। उनका मानना था कि अगर 70 कांग्रेस के को इतनी करीब सीटें दिया न दी होती तो हमारी सरकार हमारी बन जाती। सरकार बन जाती। अब अगर आप थोड़ा भी बेहतर आपने परफॉर्म और किया लेकिन होता तो। कांग्रेस कहती है कि सारी हारने वाली सीटें हमें दे दी, हमारा स्ट्राइक रेट इन्होंने खराब कर अब कौन डील करेगा जाके आरजेडी से कि भाई देखिए, आरजेडी से तो लालू जी से तो राहुल गांधी जी का ही उतना मटन वटन बनता है, उनका अपना अच्छा पर्सनल रैपो है, लेकिन वो तो मान सीट के आ शेयरिंग- जाते हैं जो चलो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ठीक है। सीट शेयरिंग जो है वो प्रभारी करते हैं जनरली। पिछली बार भी शक्ति सिंह गोहिल थे कांग्रेस के प्रभारी, और इस बार भी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, सीट शेयरिंग वगैरह जब पूरा चीजें खाका तैयार हो जाता है उसके बाद राहुल गांधी इंटरवीन करते हैं एट द एंड ऑफ एवरीथिंग।
वो निटी-ग्रिटीज में नहीं जाते। जैसे यूपी में भी आपको याद होगा, जिस दिन अलायंस डिक्लेयर हुआ उससे एक दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने अखिलेश यादव से बात की थी, फिर उसके बाद अनाउंस हुआ था। कुछ 3 या 4-5 सीटें ऐसी थी जिसपे दोनों एकदम अड़े हुए थे, फिर पीजी ने इंटरवीन किया। उससे पहले सिर्फ प्रभारी और उधर से उनकी टीम के लोग बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है बिहार में भी ऐसा ही होगा, प्रभारी बैठेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद में जब चीजें एकदम फाइनल मोड पे होंगी तो फिर राहुल गांधी या जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रियंका जी का पूछना, प्रियंका जी का रोल कुछ बड़ा है? अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनका रोल वाइडर होगा। अब जब ये संगठन का चेंज होगा, अभी वो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो एक तरीके से हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। पहले यूपी का प्रभार था उनके पास, अभी कोई वो जब से लिया गया तब से कुछ नहीं हाँ, लिया। तब से उसके बाद उन्होंने कुछ लिया नहीं। लेकिन अब ऐसी उम्मीद है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लगता है, अब लोकसभा में भी आई हैं तो काफी मुखर दिख रही हैं उस तरह से पब्लिकली भी। तो अभी देखते हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि एक वाइडर रोल प्रियंका गांधी वाड्रा का होगा जब ये नए संगठन के बदलाव होंगे उसके बाद। आप कुछ बोले? मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तो करी, देयर इज नो डाउट, उन्होंने बहुत मेहनत करी। मतलब इतना चल लेना और इस तरह की यात्रा करना, बहुत मेहनत करी और उसका उनका प्रभाव भी लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला। लेकिन क्या कोई कंसिस्टेंसी अपनी राजनीति के अंदर वो बना पाए? इनफैक्ट लोकसभा चुनाव के बाद उनको जो मोमेंटम मिला था, अब बीजेपी को लग गया कि बड़े हाई फ्लाई कैंपेन की जगह आपको नीचे अंदर काम करना है। मतलब आपको समाज के अंदर घुसना है, नीचे के लेवल पे काम करना है, हर समूह के साथ जाकर काम जो करना लोकसभा है। चुनाव हारा, उस पे- जो हारा वो तो मतलब काम उधार लिया, लग के कर रहा है, हाँ, मतलब लगा हुआ और है। उसी कंसिस्टेंसी को राहुल बना नहीं पाते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी मैं मानता हूं। जैसे हरियाणा, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अंदर अंदर गांव पंचायत घुसना शुरू किया, 36 बिरादरी में घुसना शुरू किया, अलग अलग कम्युनिटी के लीडर भेजे, कांग्रेस इस तैयारी में बिल्कुल अधूरी रह जाती है। जबकि और कांग्रेस को तो अपने एडवांटेज मिला जी, था लोकसभा में। जी, और माइक्रो हरियाणा में और भी और मैक्रो, महाराष्ट्र मुझे में भी। लगता है माइक्रो और मैक्रो फर्क है। दोनों परसेप्शन के लेवल पे भी देखिए। हर 2014 में मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी के आने का एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया था। 2024 में भी मैं मानता हूं कि एक तो चुनाव बहुत लंबे हो गए थे और एक नैरेटिव राहुल गांधी ने जो बनाया सेट कर दिया। लेकिन क्या सोशल मीडिया से ही आप बिल्कुल जमीन का, वोटरों का नैरेटिव फिक्स कर पाते हैं? मुझे अब इसके अंदर संदेह दिखाई देता है, क्योंकि सोशल मीडिया और जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है ऑलमोस्ट 2 धड़ों के अंदर बटा हुआ है। इसको हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कंसिस्टेंसी की कमी है और राहुल का शक कि हर बीजेपी का आदमी है, उनको हर दूसरा कांग्रेसी भी लगता है बीजेपी का आदमी। मेरी माँ कहा करती थी, शक की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। शक की दवा कहीं दुनिया में हो ही नहीं सकती, ना बन सकती है। तो मेरे ख्याल से उनको अपने लोगों को ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, अपने एम्बिट को बढ़ाना पड़ेगा। क्या वो करते मुझे दिखाई देते हैं, जितना मैं उनको समझ पाया हूं या ऑब्जर्व कर पाया हूं। आप समझ गए? मैं अगर समझ जाता तो मैं आपके सामने इतना ज्ञान नहीं दे रहा था। मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल गांधी को वो खुद ही नहीं समझ पाए तो मैं क्या समझ पाऊंगा? 240 के बाद जो नेता वर्किंग कमेटी की मीटिंग में 2019 के चुनाव के बाद ये कहे कि मोदी के खिलाफ सिर्फ मैं ही बोलता हूं और तो कोई बोलता नहीं, अपनी पार्टी के लोगों से कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो एक मीटिंग में तो कपिल सिब्बल को क्या दिया था, वो बड़ा विवाद नहीं हुआ था एक मीटिंग में इसमें, जिसमें ये जो G18 या G20 क्या शुरू हुआ था, G23 की जो मीटिंग हुई थी, तो वो तो सार्वजनिक तौर पे कहते हैं आप सब लोग कॉम्प्रोमाइज है। सिर्फ एक ही आदमी उनको अनकॉम्प्रोमाइज दिखता है, वो केसी वेणुगोपाल है। बाकी सब मिले हुए हैं जी। बाकी सब मिले हुए जी। केजरीवाल जी की लाइन आपने सही चिपकाई है। पर अपनी पार्टी के लोगों पे भरोसा नहीं है अब ना, नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये विजय लक्ष्मी ज्यादा बेहतर बता पाएगी कि उनको कितना भरोसा है। नहीं, हाँ, ये तो है कि राहुल गांधी को ये लगता है कि वही मुखर तरीके से बोलते हैं और लोगों को जितना मुखर होना चाहिए उतना नहीं बोलते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं सब लोग या क्या है, ये तो राहुल गांधी ही जाने। लेकिन हाँ, वैसे उनको मैंने ये अभी एक जरूर- खबर अभी मैंने पढ़ी, उसमें अब कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता। शायद डीके शिव कुमार कुंभ मनाने गए थे, गए ना? हाँ, अपने बच्चों फैमिली के साथ हाँ, गए। फैमिली के साथ कुंभ में गए डीके शिव कुमार, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उसके बाद वहां कोई समिट, वो हो रहा था, बिजनेस समिट शायद कर्नाटक के अंदर। उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को जाना था और दोनों ही नहीं गए। और ये कहा गया कि यहाँ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसमें दोनों बिजी हैं, इसलिए दोनों नहीं जा पाएंगे। खबर ये थी कि नाराजगी उनकी इस बात से है कि तुम कुंभ क्यों गए। आपको लगता है कि इतना तक हो सकती है? जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए उनसे नाराजगी हुई,
कई लोगों ने तो छोड़ते हुए पार्टी कहा ही है कि इस पर नाराजगी जाहिर की गई कि क्यों गए आप। नहीं, रोहन गुप्ता ने जब छोड़ा था तो उन्होंने भी राम मंदिर वाली बेसिक लोगों ने बात बोला। यह है कि नेता कोई भी मुद्दा उठाता है तो ये जज करने की कोशिश करता है कि इसकी प्रतिध्वनि आ रही है लोगों से कि नहीं, तो उसको आगे बढ़ाता है, नहीं तो छोड़ के दूसरा मुद्दा पकड़ता है। राहुल गांधी जो मुद्दा पकड़ लेते हैं उससे फिर उनको मतलब नहीं कि लोगों पर असर हो रहा है, पार्टी हमारे साथ है कि नहीं। अगर अपनी पार्टी में ही सर्वे करा लें कि उनके किस मुद्दे पर पार्टी के कितने लोग साथ हैं तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन उनको लगता है मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, ये लोग या तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या डरे हुए हैं। और लकीर के फकीर है, कहावत है ना, लकीर के फकीर। अब उन्होंने एक बार मान लिया कि मेरे को ही मुस्लिम वोट बैंक मिलेगा और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को पाने के लिए पूरी सफलतापूर्वक कोशिश कर सकती है, तो किस एक्सट्रीम तक गए? वो इस एक्सट्रीम तक गए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको लेकर कई सारे बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर जो है उन्होंने ये कहा कि नहीं भैया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत के सेक्युलरिज्म के लिए जरूरी है। आप सोचिए ये कितना संवेदनशील मुद्दा होगा कि केंद्र सरकार अपना एफिडेविट नहीं दे पा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कांग्रेस ने कह दिया कि ये रहना चाहिए। ये रहना चाहिए। नहीं, कहा नहीं, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी बनी बन गई सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जाके कोर्ट में। उन्होंने कैविएट दाखिल की, वो 10 कदम एक्स्ट्रा चले ये दिखाने के लिए। और वो भी कब? दिल्ली के चुनाव के ठीक मध्य में, दिल्ली के चुनाव के ठीक बीच में। अभी भी उनको लगता है कि ये वाला वोट बैंक जो एंटी मोदी वोट बैंक है वो किसी दिन मिलेगा। और मैं 2004 के चुनाव को मैंने बहुत अभी करीब मुझे से लगता है देखा, मैंने बहुत करीब से देखा। वो बिल्कुल मतलब जिसको बोलते हैं ना तुक्के में वो सरकार बनी थी, तुक्के में। कौन सा वाला चुनाव? 2004 का, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी हारे थे तुक्के और से बनी डॉक्टर थी। हाँ वो हाँ, कांग्रेस बिल्कुल। तुक्के से जीती थी, जिसको दो विशुद्ध फैक्टर बोलते हैं ना। एक, इंडिया शाइनिंग। लाल कृष्ण आडवाणी ने धक्का, वेंकैया नायडू ने धक्का देके डीएमके को बाहर कर दिया एनडीए से। एनडीए से नहीं निकलना चाहता था डीएमके। सरकार बनाने में कांग्रेस की सबसे बड़ा योगदान था। दूसरा, राजशेखर रेड्डी 39 सीटें आंध्र प्रदेश से नहीं लाते तो सरकार नहीं बनती। 6 सीटों का फर्क था सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में। और उसके बाद से तुक्का लग नहीं पाया है। तीसरी बात जो है, कांग्रेस वाइप आउट हो गई थी। माफ कीजिएगा, बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। वो 6-7 सीटों का डिफरेंस वो मान ले। तो आंध्र अटल जी प्रदेश हाथ की से बचे सरकार थे थी एक भाई। तरीके से। वो आंध्र प्रदेश की समय इतना ही सरकार था। मैं कह रहा था बस 2004 के बाद से तुक्का लग नहीं रहा। 2009 में तुक्का नहीं लगा था। 2009 में एक स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी गई, कांग्रेस पार्टी गई थी। उसने बढ़िया अलायंस बने थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अच्छा काउंटर नैरेटिव भी तैयार किया था। वो तुक्का नहीं था। उसके अलावा नेतृत्व जो है वो आडवाणी जी को दे दिया, वो डिस्क्रेडिट हो चुके थे। अब 2024 के नतीजों के बाद कांग्रेस से जैसी उम्मीद थी कांग्रेस के अपने समर्थकों को, वो तो कांग्रेस नहीं कर पाई है। अब उस बात को, अब 3 चुनाव बीत गए, 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्लेयर थी, लेकिन आपने देखा उसका क्या हुआ। अब अभी 6 महीने का और वक्त है अगले चुनाव में। इस बीच में क्या राहुल गांधी पार्टी के लिए कुछ ऐसा करते हैं या कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ फेरबदल करते हैं, इससे कुछ जान आए पार्टी के अंदर? उम्मीद तो करी जा सकती है सर, उम्मीद करने में थोड़ी पैसे लगते नहीं, हैं। बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए कि बढ़िया अच्छी विपक्षी पार्टी चले। उम्मीद के बिना तो राजनीति नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर, बहुत प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, दीपक जी बहुत धन्यवाद आपका, विजय बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए।